हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, कला के सिद्धांत। आप प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट बोलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन बोलिए, एक ही बात है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हारमनी। हारमनी का मतलब होता है अनुरूपता, या आप इसको एकरूपता के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें हारमनी क्या है, हारमनी जो है आर्ट में रेफर्स करती है टू यूज ऑफ कलर, शेप्स एंड अदर एलिमेंट्स टू क्रिएट अ प्लीजिंग और बैलेंस्ड इफेक्ट। क्या है, आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई भी कला आप क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब आप जो भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का यूज़ करके कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं या फिर कोई मतलब डेकोरेशन कर रहे हैं, उसमें आप एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उसमें एक रूपता आए, देखने में वो लोगों को कैसा लगे, बिल्कुल प्लीजिंग इफेक्ट दे, यानी आकर्षक करे लोगों को, और बिल्कुल एक बैलेंस्ड इफेक्ट दे, यानी संतुलन प्रभाव दे। तो वो क्या है, हारमनी कहलाती है। यानी आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया और उसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइन का यूज़ कर रहे हैं, शेप का यूज़ कर रहे हैं, तो उन सबको इस तरीके से यूज़ करें कि वो एक रूपता लाए, यानी आप हारमनी इफेक्ट लाए। गोल्डस्टीन ने क्या बताया है कि एकरूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें विचारों और अनुरूपता के चयन और व्यवस्था द्वारा क्या इफेक्ट ला सके, एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सके, वो ही क्या कहलाती है, हारमनी कहलाती है। अब इस डायग्राम में देखिए कि आपने इस डायग्राम में डिज़ाइन तैयार करा है, तो इसमें लाइंस भी यूज़ हुई, शेप्स भी यूज़ हुई हैं, आपका कलर भी यूज़ हुई हैं, और आपने इस तरीके से इसमें मतलब यूज़ करना है, कोई डिज़ाइन तैयार करना है कि वो एक रूपता लगे, यानी ऐसा ना लगे कि लोगों को नीरस प्रभाव दे, आकर्षक ना लगे देखने में। ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन देखो। अभी अगर आप इस डिज़ाइन की देखते हैं, इस डिज़ाइन में बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कलर्स भी इस तरीके से यूज़ किए गए हैं, लाइंस भी, शेप्स भी, वो कैसे इफेक्ट ला रही है, बिल्कुल एक रूप, लोगों को आकर्षित कर रही है। तो आप कोई भी डिज़ाइन तैयार करें तो वो लोगों को प्लीजिंग इफेक्ट देना चाहिए और बैलेंस्ड इफेक्ट, देखने में ऐसा लगे कि हाँ, कि भाई बिल्कुल एक रूपता है इसमें और बिल्कुल हारमनी इफेक्ट आ रहा है। अगर हम बात करें तो हारमनी जो है लाइंस का मतलब रेखाओं की एक रूपता है, आकारों की है, और हारमनी ऑफ टेक्सचर पोत की एक रूपता है, हारमनी ऑफ विचारों की एक रूपता है, और रंग में भी एक रूपता होनी चाहिए। मतलब आप जिस भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें हारमनी मतलब अलग अलग करके, मतलब लाइंस में करके, शेप्स में करके, तो इस तरीके से भी आप हारमनी इफेक्ट अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम टेक्सचर की बात करें, हारमनी ऑफ टेक्सचर, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई आपका फर्नीचर है बैठ का, और उसके ऊपर आपने कोई रेयन के मतलब गद्दी बिछा दी है। अब आपने उसमें गद्दी बिछा दिया, तो आपको जो टेक्सचर मिलेगा वो बिल्कुल आपका हारमनी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप वहीं आपसे कहने लगे कि आप कोई कांच का लिए, नाजुक कांच लीजिए और उसमें आप ईंट के साथ उसका यूज़ करिए, तो क्या वो हारमनी इफेक्ट देगा? नहीं देगा। तो इस तरीके से आप टेक्सचर का भी इस तरीके से यूज़ करें कि वो आपको एक रूपता प्रभाव उत्पन्न करें। वहीं अगर आप कलर की बात करें, तो मतलब आप अगर घर में भी डेकोरेशन कर रहे हैं, कलर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लाइट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए, यानी प्रकाश के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। प्रकाश के अकॉर्डिंग कैसे? क्योंकि प्रकाश भी तो आपका एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है ना, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का यूज़ इस तरीके से करना चाहिए कि वो हारमनी इफेक्ट क्रिएट करे। जैसे अगर आपके घर की बात करें, तो कहीं कहीं क्या होता है कि सूरज निकलता है, कहीं रोशनी मतलब सूरज कम निकलता है, तो उससे लाइट क्या होती है, अलग अलग हो गया, अलग अलग एरियाज में। तो आपको लाइट के अकॉर्डिंग भी अपने घरों का कलर कराना चाहिए, फर्श का, दीवार का। ठीक है, तो जिससे क्या आ सके, आपके घर में, रूम में क्या आ सके, हारमनी इफेक्ट क्रिएट हो सके। सेकंड हम बात करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस क्या है? संतुलन। क्या है बैलेंस? संतुलन है। बैलेंस क्या कराता है? आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कराता है, गुड वेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। कौन? बैलेंस। ठीक है, आपको रेस्ट की फीलिंग प्रोवाइड कराता है, और क्या, अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बैलेंस में, जब आप एक सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ चीज़ें बिल्कुल सेम वेट की रखते हैं, सेम जो साइज होता है उसकी रखते हैं, तो आपको कैसे ही इफेक्ट मिलता है, अट्रैक्शन, फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन आती है। तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला है कि संतुलन भागों का संबंध है जो विश्राम की संवेदना उत्पन्न करता है और कमरे को क्या करता है, संपूर्णता प्रदान करता है। वहीं अगर हम रथ की बात करें, तो उसने क्या बोला है कि स्थिरता, विश्राम और संतुलन की भावना के केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर कैसा आकर्षक रहे, आकर्षक का परिणाम ही क्या है,
बैलेंस है। वहीं गोल्डस्टीन एंड गोल्डस्टीन ने क्या बोला है कि संतुलन विश्राम या स्थिरता है। यह विश्रामदायक प्रभाव आकार और रंग को केंद्र के आसपास इस प्रकार समूहबद्ध करके प्राप्त किया जा सकता है जिसमें केंद्र के दोनों ओर मतलब सेंटर के दोनों ओर क्या हो, बिल्कुल आकर्षक सेम रहे। क्रैग एंड रश ने क्या बोला है कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो विश्राम और तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैलेंस। टाइप ऑफ बैलेंस की बात करें तो संतुलन के आपके प्रकार हैं, टाइप्स हैं। फर्स्ट है फॉर्मल और सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसको हिंदी में औपचारिक या संगीतीय संतुलन के नाम से जानते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल और एसिमेट्रिकल बैलेंस, जिसको अनौपचारिक या असंगीतीय संतुलन। फिर थर्ड है रेडियल बैलेंस, फोर्थ वन वर्टिकल बैलेंस एंड फिफ्थ जो वन है वो है हॉरिजॉन्टल बैलेंस। अगर हम बात करें फॉर्मल और सिमेट्रिकल बैलेंस की, तो फॉर्मल और सिमेट्रिकल बैलेंस क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स का जो कि बिल्कुल दोनों साइड जो है डिजाइन के कैसा लगे, एक समान लगे। ठीक है, आप गारमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मल बैलेंस की अगर हम बात करें गारमेंट्स में क्या है, जैसे आप सेम पॉकेट्स लगा दें, प्लीट्स का यूज कर लें, टक्स का यूज कर लें, डार्ट्स का यूज कर लें दोनों साइड्स, तो वो क्या आएगा, फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा। और अगर फॉर्मल बैलेंस को आप सिमेट्रिकल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं और इसको इवन बैलेंस भी आप बोल सकते हैं कि जब सेंटर पॉइंट के दोनों ओर वस्तुएं प्रत्येक स्थिति में समान होती हैं तो इस प्रकार के संतुलन को क्या कहा जाता है, औपचारिक या समितीय संतुलन कहा जाता है। यानी अगर आप कोई भी डिजाइन को जब डिवाइड करते हैं आधे भाग में, तो जब वो विभाजित हो जाता है यानी डिवाइड हो जाता है तो उसकी एक साइड दूसरी साइड से बिल्कुल समान हो एकदम, उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मल बैलेंस बोलेंगे। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो अब आपने ये डायग्राम लिया, इसको डिवाइड करा। अब जब आपने डिवाइड करा तो इधर भी वही शेप है, इधर भी वही शेप है, दोनों तरफ सेम शेप है, शेप मतलब लाइन भी बिल्कुल सेम है, सेम ही टेक्सचर है, सेम ही कलर मिला, तो वो क्या हुआ, आपको फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा। इन तीनों डायग्राम में देखिए, इसको भी जब डिवाइड करा इधर भी, और जब ह्यूमन फेस को भी डिवाइड करा तो इधर भी वही चीज़ मिली आपको, इधर भी बिल्कुल सेम ही साइज सेम शेप मिली, तो वो क्या कहलाती है, आपको फॉर्मल बैलेंस कहलाती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आपकी जब सेंटर पॉइंट से आपने डिवाइड करा तो इधर भी वही आपको डायग्राम मिला, इधर भी वही इमेज मिली, यानी इधर भी वही शेप मिली, इधर भी वही शेप मिली। ठीक है, इधर भी देख लीजिए कि जब आपने इसको डिवाइड करा तो इधर भी वही मिला और इधर भी वही शेप आपको लाइन मिली। जो औपचारिक संतुलन में अधिक कैसी होती है, स्थिरता का गुण होता है, और इस प्रकार का संतुलन ऐसी व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसमें आप सेंटर पॉइंट के दोनों वस्तुएं बिल्कुल आपको एक जैसी दिखें और एक समान वजन की और एक समान इंपॉर्टेंस की, यानी एक समान महत्व की हों। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल और एसिमेट्रिकल बैलेंस। जो इनफॉर्मल और एसिमेट्रिकल बैलेंस है इसको अनइवन बैलेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और जैसे हमने फॉर्मल बैलेंस में क्या करा था कि कोई भी डिजाइन के जो ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं दोनों तरफ बिल्कुल सेम अरेंजमेंट करी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपका गारमेंट ले लीजिए, गारमेंट में जो डिजाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है दोनों साइड, तो उसको इनफॉर्मल बैलेंस कहेंगे। ठीक है, अनौपचारिक या असमितीय ऐसे संतुलन के प्रकार को वर्णित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसमें केंद्र बिंदु के आसपास ऐसी वस्तुएं समूहबद्ध करके समानता उत्पन्न किए जा सकते हैं जो कि बिल्कुल देखने में समान ना हो लेकिन फिर भी वो कैसी लगे, बैलेंस लगे। देखिए ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस का। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब सिमेट्रिकल तो है नहीं लेकिन है कैसा, एसिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी कैसा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। ये देखिए, अब हम बात करें रेडियल बैलेंस की। तो रेडियल बैलेंस क्या है, तो रेडियल बैलेंस में क्या होता है कि डिजाइन के तत्व केंद्रीय बिंदु के चारों ओर समान, मतलब आपका जो सेंटर पॉइंट से चारों तरफ समान रूप में जब एलिमेंट्स ऊपर वितरित होते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, रेडियल बैलेंस कहा जाता है। देखो सेंटर पॉइंट से चारों तरफ कैसे हो रहे हैं, एक समान मात्रा में एक समान रूप से वितरित हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एक सेंटर पॉइंट से हो रहे हैं ना, तो इन्हीं को बोलते हैं रेडियल बैलेंस। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस की, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस क्या है कि जब एक कंपोजिशन है जिसको आपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का यूज करके, लाइन का, शेप्स का, कलर का यूज करके तैयार किया है, जब उसको आप वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल किस में हो, दो हाफ में डिवाइड हो, तो उसी को बोलते हैं वर्टिकली बैलेंस। अब वर्टिकली हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो आपने ये कंपोजिशन तैयार की है लाइंस का यूज करके, तो वो अगर आप वर्टिकली इसको डिवाइड करें तो वो कैसा इफेक्ट दे, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं, थर्ड है रिदम। रिदम क्या होती है कि आपको क्या करती है रिदम,
रिदम क्या कर रही है कि आपको जब आप क्या कर रहे हैं, यानी आपकी आईज को मूवमेंट दे रही है, यानी आप जब रिपीटेड यूज करते हैं लाइंस का, टेक्सचर्स का, कलर का, पैटर्न का, किसी भी कंपोजिशन के अंदर, किसी भी डिजाइन के अंदर, तो वो ही क्या कहलाती है, रिदम कहलाती है। यानी लय, मतलब आपकी आंखों को क्या कर रही है, गति प्रदान कर रही है, यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपकी आंखें जा रही हैं, तो वही क्या कहलाती है, रिदम लय कहलाती है। यानी मूवमेंट हो रहा है आपका आई का डिजाइन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे, तो वही क्या कहलाती है, रिदम कहलाती है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला है कि लय अनुशासनात्मक गति है जो सामान्यतः तत्वों की नियमित वृद्धि द्वारा या मैप के दौरान द्वारा चिन्हित की जाती है। यह आंतरिक सज्जा में स्थान और स्वरूप में संगठन को इस प्रकार व्यवस्थित और परावर्तित करती है जो कि आंखों को डिजाइन के क्रम को निर्धारित करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। वही क्रैग एंड रश ने बोला है कि लय व डिजाइन का सिद्धांत है जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है। ये अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं। जब डिजाइन के तत्वों को इस प्रकार आप अरेंज करते हैं कि आंखें क्या करें, एक भाग से दूसरे भाग पर यात्रा करती हैं, तो उस डिजाइन में क्या होती है, लय उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। ठीक है, और अगर आपकी आंखें बिना किसी रुकावट के एक पॉइंट से डिजाइन के दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो वही क्या कहलाएगी, गति लयपूर्ण कहलाएगी। अगर हम बात करें रिदम की, टाइप्स ऑफ रिदम, फर्स्ट है कि रेगुलर, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे जो आपकी रिदम लय हो रही है उसी को बोलेंगे रेगुलर। क्या बोलेंगे, रेगुलर, मतलब जो कोई एलिमेंट है आर्ट का वो रिपीटेड हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल में किसी भी डिजाइन के अंदर, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिदम के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस वाले डायग्राम की अगर हम बात करें, इस वाले डायग्राम में तो क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही डिजाइन दोबारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपका कौन से रिदम का एग्जाम्पल कहलाएगा, ये कहलाएगा रेगुलर रिदम का एग्जाम्पल। वहीं संगीत हो गया आपका, मतलब कविता हो गई, आपका डांस हो गया। ठीक है, और जो एक हार्ट बीट होती है, ह्यूमन हार्ट बीट, वो भी तो एक बिल्कुल एक इंटरवल पे क्या होती है, वही रिपीट होती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर रिदम का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें वेरिएबल रिदम की, तो इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल पे नहीं हो रहा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपको सेकंड डायग्राम शो हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अनेक, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर है इंटरवल। देखिए इसमें हो तो रहे हैं रिपीट, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल रिदम। फिर थर्ड आती है ग्रेडेटेड रिदम एंड फोर्थ आती है ग्रेजुएटेड रिदम। अब देखिए ग्रेडेटेड रिदम में क्या हो रहा है कि जब एक आपके एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड तो हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहे हैं, मतलब घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं रिपीटेशन के साथ। ये देखिए इसमें दिखाई दे रही है, तो ये भी आपको क्या कर रही है, एक रिदम ही तो, लय तो क्रिएट कर रही है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेजुएटेड रिदम की, तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव और क्लोजर, मतलब पास और दूर जा रहे हैं, और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो एक लय क्रिएट कर रहे हैं। इसमें देखिए एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो यूज हो रहे हैं, लेकिन दूर जाके पास जाके क्या कर रहे हैं, एक अपने शेप तैयार कर रहे हैं, तो ये भी तो आपकी रिदम ही क्रिएट कर रही है, तो इसको बोलेंगे ग्रेजुएटेड रिदम। अब रिदम कैसे ला सकते हैं, तो आप चीज़ों को मतलब बार बार लाइंस का रिपीट कर सकते हैं, बार बार शेप्स का रिपीट करके, यानी रिपीटेशन के द्वारा भी आप रिदम को क्रिएट कर सकते हैं। रेखाओं के द्वारा आकारों में या तो वृद्धि कर दो या फिर डिक्रीज कर दो एकदम से, तो भी रिदम क्रिएट हो सकती है। आप चेंजेस लाके भी रिदम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स पे डिजाइन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन के द्वारा भी तो एक रिदम क्रिएट हो रही है ना। फिर सेकंड में देखिए आप चीज़ों को बढ़ा के घटा के भी क्या कर सकते हैं, रिदम क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अल्टरनेशन के साथ, मतलब चीज़ों को परावर्तित करके भी आप क्या कर सकते हैं, एक रिदम को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं रेडिएशन के द्वारा भी रिदम क्रिएट होती है, अपोजिशन के द्वारा भी आप देखो रिदम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लय को या गति को क्या कर सकते हैं, रिदम को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, आपका फोर्थ एलिमेंट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है बल देना, यानी आप क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजाइन में एक मतलब क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजाइन में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने कोई डिजाइन लिया, यानी एक ऐसा पॉइंट कि आपका बस ध्यान पूरे उसमें पूरे डिजाइन में वहीं जाए। जैसे आपने कोई गारमेंट तैयार करा,
सपोज करिए आपने कोई क्या करा, गारमेंट तैयार करा, और आपने गारमेंट तो पूरा कैसे रखा, बिल्कुल एक ही कलर का, लेकिन आपने उसकी पॉकेट जो है वो डिफरेंट कलर की कर दी, बिल्कुल कंट्रास्ट कलर की कर दी, तो आपका बिल्कुल ध्यान कहाँ जाएगा, कपड़े पे नहीं जाएगा, उस पॉकेट पे जाएगा पहले। तो वो होती है एम्फेसिस, यानी जब आप पूरे डिजाइन में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं एम्फेसिस यानी बल। अलेक्जेंडर ने क्या बोला है कि बल के अंतर्गत दृष्टिगत दबाव एवं गौणता सम्मिलित रहती है, जिसमें डिजाइन के कुछ भागों को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि अन्य भाग द्वितीय होते हैं। ये अलग अलग डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सारे तो कलर ब्लैक हैं, लेकिन ये क्या कर दिया, एक वाइट कलर का कर दिया, तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो आंखें हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वाइट कलर का। यहाँ ही तो जाएंगी सबसे पहले, क्योंकि सभी एक समान है, लेकिन ये वाइट क्या है, बिल्कुल अलग हो गया। वही अगर हम इसकी बात करें अम्ब्रेलास की, तो इसमें भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है, रेड वाले पे। वहीं अगर आप टमाटर की बात करें, सारे टमाटर आपके एक जैसे हैं, लेकिन ग्रीन टमाटर लग रहे, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या बनाइए, ग्रीन टमाटर। ठीक है, अब देखिए एम्फेसिस। तो एम्फेसिस जो है, मतलब आप चीज़ों को हटा के, दूर करके, यानी आइसोलेशन के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप जो है एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। बल के सिद्धांत का उपयोग निम्न आधारों पर किया जाता है। आपको जब आप किसी भी चीज़ पर बल दे रहे हैं, एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको, मतलब किसे बल देना है, किस प्रकार बल देना है, यानी आप किस तरीके से दे सकते हैं, कितना बल देना है और कहाँ बल दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप एम्फेसिस क्या कर सकते हैं, क्रिएट मतलब कर सकते हैं। फिर हम लास्ट वन की बात करें, प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात के नाम से जानते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है कि रेफर्स टू द डायमेंशन ऑफ ए कंपोजिशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन हाइट, उसकी विड्थ और डेप्थ। यानी कि आपने कोई भी कंपोजिशन तैयार की है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बीच, जैसे ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी, उनके बीच के संबंधों को कौन दर्शाता है, प्रोपोर्शन दर्शाता है। तो अलेक्जेंडर जो साइंटिस्ट है, उसने क्या बोला है कि अनुपात जो माप से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, वस्तुओं के समूह व क्षेत्रों के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है, अनुपात दर्शाता है। अब जो प्रोपोर्शन है, मतलब आपने जो भी कोई डिज़ाइन बनाया है, उसके अंदर आपका स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एक समान। ठीक है, और मतलब आपने कोई भी साइजेस लिए हैं, एरियाज लिए हैं, तो उनका भी एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए कि एक प्रोपोर्शन बैड और गुड क्या कहलाएगा। अब देखिए क्या होता था कि इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल डिवीजन कर रखा है, लेकिन इधर क्या कर रहा है, इक्वल डिवीजन नहीं है। तो जो इक्वल डिवीजन है वो क्या कहला रहा है, बैड प्रोपोर्शन कहला रहा है, क्योंकि इक्वल डिवीजन क्या कर रहा है, नीरस प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, मोनोटोमी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि आपने अब इक्वल ना करके कैसा कर दिया, अनइक्वल। यहाँ इस वाले डायग्राम में देखिए, अब इसमें क्या कर दिया है, अनइक्वल क्रिएट, मतलब पहले में तो इक्वल क्रिएट करा जो कि नीरस प्रभाव दे रहा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या करा इन्होंने कि अनइक्वल डिवीजन तो करा, लेकिन वो अब वो कैसा दे रहा है कि भाई इसमें एक रूपता नहीं आ रही, यानी हार्मनी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब क्या है, बैड प्रोपोर्शन है। वहीं हमने क्या करा है, इधर देखिए बीच में क्या कर दिया है, लाइंस का यूज करके आपने बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में गुड डिस्ट्रीब्यूशन करा है। और वहीं ऊपर देखिए इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल डिवीजन नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या करा है आपने, एक बिल्कुल कैसी इंटरेस्ट की फीलिंग, बिल्कुल प्लीजिंग जो फीलिंग है वो क्रिएट कर दी है। तो क्या कहलाया, ये गुड प्रोपोर्शन कहलाया, और ये क्या कहलाया, बैड प्रोपोर्शन कहलाया। जो ग्रीक प्रोपोर्शन है, उन्होंने बताया था कि जो गोल्डन ओब्लॉक के रूल से भी जाना जाता है कि इस आयत में क्या होना चाहिए, कि इन्होंने 2:3 का एक बिल्कुल गुड प्रोपोर्शन दर्शाया है कि भाई 2:3 हो जाए, 3:5 हो जाए, कि इस तरह का जो प्रोपोर्शन होता है वो गुड प्रोपोर्शन कहलाता है। देखिए आप कपड़ों में देखिए कि एक तो है आपका प्रोपोर्शन बिल्कुल 1 मतलब इक्वल का, दूसरा क्या दिखा रखा है इन्होंने 1:2, 2:3, 3:5, जो कि एक अच्छा प्रोपोर्शन माना जाता है। तो अब आप खुद ही देख के बताइए इस डायग्राम में कि कौन सा प्रोपोर्शन आपको अच्छा लग रहा है, कि 1:1 वाला अच्छा लग रहा है, कि 1:2 वाला, 2:3 वाला, 3:5 वाला। अब देखिए इन दोनों में, इसमें देखिए ये वाले प्रोपोर्शन अच्छा लग रहा है कि ये वाले प्रोपोर्शन लग रहे हैं, ये वाले प्रोपोर्शन ही क्या हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये अभी कैसा है, प्रोपोर्शनली फ्लैटरिंग, मतलब ये वाले जो प्रोपोर्शन है आपका, ये कैसा कर रहा है,
दिखने में कैसा इफेक्ट कर रहा है, अच्छा सुंदर लग रहा है, लेकिन वहीं ये वाला 1:1 का प्रोपोर्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो गॉल्डन जो ऑब्लोंग का रूल था वो क्या था कि प्रोपोर्शन जो गुड बताया है वो 2:3 का 3:5 का, लेकिन अगर हम वही एक तो 2:3 का प्रोपोर्शन लगा रहे हैं स्पेस में, एक 3:5 का लगा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम 2:2 का लगा रहे हैं तो उनसे जो बेटर है वो कौन सा लगेगा, 2:3 का और 3:5 का। ठीक है, तो गोल्डन ऑब्लूग ने क्या बताया था कि 3:5 का जो है वो क्या होता है, अच्छा प्रोपोर्शन बताया 2:3 का, किसके कंपैरिजन से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। इसमें देखिए एक ह्यूमन बॉडी होती है वो भी गुड प्रोपोर्शन में है, कैसे कि ऊपर तो इसके क्या हो रहे हैं, वेस्ट लाइन से ऊपर तो 3 हिस्से हो रहे हैं, वेस्ट लाइन से नीचे इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, गुड प्रोपोर्शन में होती है। तो आप प्रोपोर्शन 3 तरीके से ला सकते हैं, आप उसमें लाइन में चेंजेस करके लाइन का अच्छा प्रोपोर्शन, लाइनों में अनुपात कर सकते हैं, आप दूरी में अनुपात कर सकते हैं, और माप में भी अनुपात अच्छा, आप प्रोपोर्शन गुड करके भी आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोपोर्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट थे। हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने हारमोनी के बारे में पढ़ा, हमने बैलेंस के बारे में पढ़ा, हमने रिदम के बारे में पढ़ा, और हमने फोर्थ किसके बारे में पढ़ा था, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा, एम्फेसिस के बारे में पढ़ा। तो ये हमने 5 किसके बारे में पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के बारे में आज हमने कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के